अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। साहब जी, ये लड़की सच कह रही है और मैंने ही बचाया है इसे इनसे और इनके दोस्तों से। मामा ये झूठ बोल। जब तुझे मालूम है मुझे झूठ से कितनी नफरत है, हमारे घर में रह के ये परवरिश दी हमने तुमको। हाँ, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे नाना कौन थे? क्या तुम भूल गए कि मैं कैसा हूं? तुम हमारे बीच के नहीं हो सकते। तुम हमारे बीच के। भैया क्या कर रहे हैं भैया? बच्चा है वो, पार्टी का दिन था, गलती हो गई उससे, माफ कर दीजिए उसे। वैसे भी आज त्योहार का दिन है। तुम हमारे घर में आई हमारी सेवा करने के लिए। तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी थी और मुझसे गलती हो गई, क्योंकि हमारे घर के बच्चे ने ही तुम्हारे साथ ये बेशर्मों जैसा सुलूक किया। हमारे घर की परंपरा है कि लड़की चाहे घर की हो या बाहर की, उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लेकिन शायद हमारी परवरिश में कुछ कमी रह गई हो, जो हमारे घर के लड़के ने ऐसी घिनौनी जुर्रत की। मेरे माता पिता हमेशा से मेरी बड़ी बहन को और मेरी बीवी को भी मुझसे और मेरे छोटे भाई से ज्यादा मान देते थे, और हमें भी यही सिखाया गया है। लेकिन शायद हम इस नालायक को ये सबक नहीं सिखा पाए। इसलिए मैं तुमसे सच में माफी मांगना चाहता हूं। मेरा बस यही मानना है कि पैसा कभी भी इज्जत की भरपाई नहीं कर सकता। ये लड़का तुम्हारा गुनहगार है, तुम जो सजा चाहे इसे दे सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं खुद पुलिस को कंप्लेंट कर सकता हूं। ये हुई ना बात। सर, आपने सच का साथ दिया और आपने जो गलती की नहीं उसकी आप माफी मांग रहे हो। आपके घर के एक मेंबर ने मुझे बचाया इन लड़कों से। बस इतना काफी है मेरे लिए। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया है। अब मुझे ये बात बढ़ानी नहीं है, मैं चलती हूँ। रुकिए, ड्राइवर से कहो कि इन्हें इज्जत समेत घर छोड़ के आए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई हो। इसलिए आर्यन ना हमारे परिवार के संस्कार सीख पाया और ना ही कोई सभ्यता। बेहद अफसोस है ये कि ना आर्यन घर का बेटा बन पाया और ना ही हमारे बिजनेस के उसूल सीख पाया। शिक्षा और संस्कार की फील्ड में हम एजुकेशन सिर्फ हमारे लिए प्रोफेशन नहीं बल्कि हमारा मिशन भी है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि आने वाले 5 दिनों में हमें ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे आगे जाकर हमें अफसोस हो।
गोद लेने की रस्म हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बेटा रस्म से नहीं, बाप के कदमों पे चलकर, उसके रास्तों पे चलकर बेटा बनता है। और जब तक आर्यन इस परिवार के संस्कार और मूल्यों से जुड़ता नहीं, बाप बेटे का रिश्ता कायम नहीं होगा। उस 2 टके की लड़की ने 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में मेरे 20 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। जिस सपने को साकार करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, उस गवार की एक गवाही से सब कुछ टूट गया। सब कुछ टूट गया, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से ये नहीं बिखर सकता। मैंने सालों साल इस दिन के लिए दिन रात एक किया ताकि ये बेऔलाद माधव और दामिनी मेरे बेटे को गोद ले ले, और उसके बाद मेरा बेटा आर्यन भारद्वाज परिवार की सारी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बन जाए। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा, मैंने सब कुछ किया, सही गलत सब कुछ। लेकिन अचानक एक दिन दामिनी ने सरगसी से बच्चा पैदा करना चाहा। बात छुपाई थी? कौन सी बात छुपाई थी? दीदी, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि दामिनी के 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। दरअसल ये सलोनी का ही आइडिया था, सरोगेसी का। मतलब अगर दामिनी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो हम किसी और की कोख किराए पर ले सकते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि माधव के इस घर में बच्चे की किरकारियां गूंजे। इसलिए मैंने वो सरगसी ही नहीं होने दी। दामिनी और माधव आज मुंबई के लिए निकल रहे हैं। वहां मुंबई में दादर में एक डॉक्टर प्रसाद है। डॉक्टर प्रसाद ने उन्हें फोन करके ये बताया है कि उन दोनों का जो सैंपल है वो फर्टिलाइज हो चुका है और वो एम्ब्रॉय बन गया है। अब इसके बाद उन्हें एक सरोगेट कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी किराए पे कोख लेने के लिए, और वो सरोगेट कैंडिडेट तुम बनोगी। तो मेरी बात समझ रही हो ना? जी। डॉक्टर प्रसाद सरोगेट कैंडिडेट के लिए वहाँ एक सोशल वर्कर की हेल्प लेती है। मैंने उसका नंबर ढूंढ निकाला है, उसका नाम कादम्बरी है। ओके। तुम मुंबई जाओगी और कादम्बरी से मिलोगी और उसे राजी करोगी कि सरोगेट कैंडिडेट के लिए वो तुम्हें ही चुने, और सरोगसी से ठीक पहले तुम वहाँ से गायब हो जाओगी। आपका काम हो जाएगा। इनसे मिलो। ये है भारद्वाज सर और ये है साधना। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अचानक गायब हो गई? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं कि हमसे आप पैसे लेने की कोशिश करते हैं। वो मेरा भी फोन नहीं उठा रही, लेकिन उसके घर का एड्रेस मुझे पता है। साधना कहाँ है? साधना? यहाँ तो कोई साधना नहीं रहती है। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था। सरगसी फेल हुई, मगर अचानक दामिनी की मौत हो गई। एक बार फिर 14 महीने का लंबा इंतजार मैंने किया। मैंने अपने बेटे के लिए, अपने बेटे को माधव के सामने
बेटे के रूप में पेश किया। माधव को मैंने राजी कर लिया था कि वो आर्यन को गोद ले ले। बस एक हफ्ते बाद मेरा बेटा आर्यन माधव का वारिस बनने वाला था, उत्तराधिकारी बनने वाला था। लेकिन नहीं, ये 2 टके की नौकरानी जिसको इस घर में आए चंद घंटे भी नहीं हुए, उसने मेरे 20 सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। हाँ। लेकिन अब नहीं आराधना, अब इस घर में सच बोलना तो दूर, तुम सांस लेने में भी घबराओगी। ये इस मेनका का वादा है। अरे ओ चंदा। जी जलेबी दीदी, 4 साल हो गए तुझे इस घर में काम करते हुए। कभी इस घर में झगड़ा होते हुए देखा है? नहीं। और कभी आर्यन बाबा को किसी से डांट पड़ते हुए देखा है? नहीं। अच्छा एक बात बता, इस घर की मालकिन कौन? अरे बता ना। इस घर की मालकिन तो मेनिका मैडम है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं जलेबी दीदी? वो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस घर के नौकरों को पता होना चाहिए कि उनके मालिक का नाम क्या है। और एक बात बता, आज तक तूने मेनिका मैडम को कभी नाराज किया है? राम कसम दीदी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो हमें पहले दिन से इस घर के सारे नियम कायदे समझा दिए थे। वो इसलिए समझाए थे क्योंकि इस घर में नौकरों को काम पे रखने के लिए जिम्मेदारी हमारी थी। और अगर कोई अनजान लड़की हमें बिना बताए इस घर पे काम पे रख ली जाती है तो फिर इसका वही अंजाम होता है जो कल पार्टी में हुआ था। और ऐसा तब होता है जब कोई नौकर अपने आप को बाकियों से ऊपर समझता है। वो सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है। और ये ताजा खिली कली इसे ये नहीं पता कि इस घर को संभालने की जिम्मेदारी मेनिका मैडम की है। वो हम सबकी मालकिन है। इससे तो उन्हीं के बेटे पे अब पता नहीं मेनिका मैडम के गुस्से से इसे कौन बचाएगा। मैडम जी आप यहाँ? कल रात अचानक तुम्हें हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स में शिफ्ट होना पड़ा। घर में पार्टी चल रही थी, इसलिए हम ठीक से तुम्हारी पहचान नहीं कर पाए। ये घर बरेली में सबसे इज्जतदार और मशहूर घर है। इस घर में हर चीज पूरी तरह से जांच परख की जाती है और ये बात इस घर के नौकरों पर भी लागू होती है। उन्हें काम पर रखने से पहले उनके सारे डिटेल्स देखे जाते हैं। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तुम्हें अपना पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ देना होगा। ये कागजात है ना तुम्हारे पास? नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो होगा। क्या बोलते हैं उससे? वो राशन कार्ड है? नहीं है। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? मैडम जी इसके पास तो कोई कागज ही नहीं है इसकी पहचान का। इसे कैसे रख सकते हैं यहाँ पर? निकाल देते हैं इसे आज ही। चल निकल यहाँ से। नहीं देखिए, मुझे ना 1 साल पहले अचानक ही मेरा घर छोड़ना पड़ गया था, इसलिए मेरे पास मेरे और मेरे बच्चे की कोई भी पहचान पत्र नहीं है। और कहाँ है तुम्हारा ये घर? मुंबई में है। अचानक से मुंबई छोड़ी 1 साल पहले? हम इनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। हाँ ठीक है मैडम जी, करिए, बात करिए। ए चंदा चल बाहर चल। आज तो इसकी खैर नहीं। आज तो मैडम जी इसे इस घर से ही नहीं बल्कि इस शहर से भी बाहर निकाल देगी। हो सकता है इसे जेल भी करवा दे। रुक सुनती हूँ। मैडम जी, मुझसे कल जो कुछ भी हुआ
उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि साहब किसी पर गुस्सा करें। उन्होंने बस मुझसे कुछ पूछा और जो भी सच मैं जानती थी वो मैंने उन्हें बता दिया। कल माधव ने सबके सामने ये कहा कि तुम हमेशा सच का साथ देती हो और तुमने बिल्कुल वही किया। अच्छा लगा। लेकिन हमारा भाई तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। वो कैसे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमसे नाराज नहीं हैं, क्योंकि तुमने बिल्कुल वही किया जो हमारे भाई ने कहा था। माधव ने हमसे ये भी कहा था कि हम तुम्हारा ख्याल रखें। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम हमें बता सकती हो। नहीं, मुझे तो यहाँ जरूरत से ज्यादा हर चीज मिल गई है। तुमने कहा ना कि तुम मुंबई में रहती थी, तो इतने बड़े शहर में माधव तुम्हें कैसे मिल गया? ऐसे ही रोड के किनारे। मेरा मतलब है कि वो मुंबई में हमारी चौल है ना, ढोलक वाला चौल, तो वहीं रोड के किनारे एक दुकान पर साहब जी मुझे मिले थे। उन्होंने मुझसे थोड़ी बातचीत की, फिर उसके बाद वो हमारे गणपति पंडाल में आए थे। दोबारा वो आनंद सदन में मिले थे मुझे, जहाँ मैं काम करने जाती थी। तुम आनंद सदन में काम करती थी? हाँ। फिर उसके बाद बदायूं में मिले साहब जी। अच्छा। मैडम जी, निकाल दो ना इसे। इस लड़की के सारे जरूरी कागजात तैयार करो फौरन। क्या? जलेबी दीदी, लगता है इस घर के नियम कायदे बदल रहे हैं। पहली बार मेनका मैडम सर्वेंट क्वार्टर आई हैं, वो भी आपसे नहीं उससे मिलने। मैडम ने उसे डांटा है या इनाम दिया, कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ एक लड़की है जिसके पास 4-5 महीने का एक बच्चा है। कह रही थी कि वो मुंबई के ढोलक वाले चौल में रहती थी। हमें तुमसे अर्जेंटली मिलना है। ये कंगन है ना, ये मुझे किसी से गिफ्ट में मिला था, और इसके अंदर देखिए आप ही की दुकान का नाम लिखा हुआ है। एकदम सही कहा आपने, ये कंगन हमारी दुकान के ही बने हैं। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें ये कुछ अलग सा निशान भी है। देखिए, जिन्होंने मुझे कंगन दिया था ना, उनका नाम दामिनी है। आप उनके पति का मुझे नाम और पता दे सकते हैं क्या? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। एक मिनट। देखिए बहन जी, ये जो डिज़ाइन है ना वो बहुत पुरानी है, और ऐसी डिज़ाइन तो मैंने भी कभी नहीं देखी, और शायद जब से मैं यहाँ आया हूँ ये उसके भी पहले की है, तो मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना मैं सबसे पूछूंगा, और कुछ भी पता चलेगा ना तो मैं आपको ज़रूर फ़ोन पे कुछ बता दूँगा। आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे। जी लीजिए। ठीक है, मदद के लिए आपका धन्यवाद। जी। हाँ सेठ जी। हाँ आप लोग देख लीजिए, कुछ दिखाना था। अरे ये निशान तो भारद्वाज फैमिली का ट्रेडमार्क है।
उनके हर कॉलेज में ये निशान मौजूद है। पर ये कंगन तुम्हें मिले कहाँ से? सेठ जी, एक लड़की आई थी, मैं देख कर आता हूँ उसे। हाँ, देखो देखो। ये भारद्वाज फैमिली का खानदानी कंगन है। उनकी हर पीढ़ी में बड़े बेटे की पत्नी को ये कंगन दिया जाता है। उस लड़की के पास ये कंगन कहाँ से आया और वो भारद्वाज फैमिली का पता क्यों ढूंढ रही है, ये पता लगाओ। हाँ सेठ जी, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, मैं बात करता हूँ। जल्दी। मैडम जी, एक औरत बुर्का पहन के आई है, आपसे मिलना चाहती है। बोल रही है मेहंदी वाली है। हमने किसी मेहंदी वाली को नहीं बुलाया है, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो जलेबी कि हम फजूल लोगों से कभी नहीं मिलते। जाओ, जाकर देखो बात क्या है। मैडम जी, मैंने उससे कहा था, लेकिन वो तो जिद कर रही है आपसे मिलने की। बड़ा इंतजार करवाया मैडम जी आपने। बड़ा इंतजार करने के बाद भी हम तुमसे मिलने आए हैं। ये तुम्हारी खुशकिस्मती समझो। कौन हो तुम, क्यों यहाँ आई हो? जलेबी हमसे कह रही थी कि तुम हमसे साधना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम यहाँ क्यों आई? अरे आप ही तो मिलना चाहती थी ना। हाँ, हम तुमसे मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ भारद्वाज मैंशन में नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माधव तुम्हें पहचानता है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो हम सब। अरे माधव सर ने मुझे नहीं देखा, मैंने उन पर नजर रखी हुई थी। और आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हैं? जैसे ही वो बाहर आए मैं अंदर आ गई। और हाँ, आप किसी मुंबई की लड़की के बारे में बात कर रही थी, तो आप उस लड़की को लेके इतना परेशान क्यों हैं? तो मुंबई में तो लाखों लड़कियां हैं। वैसे भी आपने खुद ही कादम्बरी जी से बात की थी, वो सरोगेट कैंडिडेट का अबॉर्शन करने के लिए बोला था ना। खबरदार, जो मेरी दामिनी का नाम अपनी जबान पर लिया, दोबारा मुझे फोन करने की जुर्रत मत करना, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे सिस्टम को मैं हिला दूंगा। बड़े मालिक ने आज इस पर इतना गुस्सा किया है, फिर भी ये मान नहीं रही है। फोन पर फोन किए जा रही है बार बार। क्या हुआ? मैम, ये कोई लेडी है, देखो ना, बार बार फोन पे फोन किए जा रही है सर को। देखिए सर, आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी पहले वाली सरोगेट मदर जब लास्ट मिनट में भाग गई थी, उसी वक्त मैंने एक नई कैंडिडेट का अरेंजमेंट किया था, वो भी आपकी वाइफ की सहमति से। उसकी पहले से फिक्स टाइम पर सरोगेसी हो गई है और अब वो कैंडिडेट प्रेग्नेंट है। उसके पेट में आपका बच्चा है, आपकी दामिनी की आखिरी निशानी। अरे जब दामिनी ही नहीं रही, उसकी निशानी रख के क्या करूंगा मैं? मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए। गिरा दो वो बच्चा। सर ये कैसे? हाँ, अच्छी तरह से हमें याद है, पर तुमने भी तो ये कंफर्म किया था कि उसका अबॉर्शन हो गया है। मुझे नहीं पता कैसे आई, ये पक्का पता है कि बच्चा गिरा दिया था। अच्छा, उस सरोगेट कैंडिडेट का नाम तुमने पता किया? पता किया, उसका नाम पायल भोसले है। अगर वो पायल भोसले है तो कौन है ये लड़की जो मुंबई से 4 महीने के बच्चे को लेकर ढोलक वाले चौल से निकलकर सीधे हमारे घर में आई है? हमें आराधना पाटिल के बारे में और जानकारियां हासिल करनी होंगी। तुम जाओ, जाकर पता लगाओ। जाओ।
इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है? ये है भारद्वाज सर और ये है साधना। ये तो साधना है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? अरे सुनो, अरे सुनो, शायद मैं पहचानने में गलती कर रहा हूं। इतने दिनों बाद तुम्हें फॉर्मल में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है माधव। पर हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, इस तरह अचानक बिना किसी को बताए तुम कहाँ चले गए थे? जो अचानक हुआ है वो आज से अक्सर हुआ करेगा। मैं ऑफिस गया था। जिस लड़की ने कल हमारे घर के एक फैमिली मेंबर पे इल्जाम लगाया था, उसे एक बात का दुख था कि जो हरकत, जो बदतमीजी उसके साथ हुई कहीं और नहीं बल्कि भारद्वाज मैंशन में हुई। जो कुछ भी घर पे हुआ वो बिजनेस में ना हो, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि आज से मैं बिजनेस को सुपरवाइज करूंगा। बढ़िया उमा, I'm sorry। कल रात को जो भी कुछ हुआ वो मेरी गलती और मेरी वजह से पूरी फैमिली की इमेज खराब हुई है। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। माधव, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। बल्कि हम भी तुमसे यही कह रहे हैं कि एडॉप्शन के सेरेमनी को टाल के तुमने सही फैसला लिया है। और जब तक आर्यन भारद्वाज परिवार के नाम अपने नाम से जोड़ने के लिए काबिल ना बन जाए, इस घर में एडॉप्शन की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। भैया, भैया, आप बिजनेस के मामलों में हमेशा कहते थे ध्यान से देखो तो हर परेशानी में एक आसानी दिखती है। ये बात यहां पे बिल्कुल लागू होती है। लेकिन कम से कम आपने इसी बहाने ऑफिस तो ज्वाइन कर लिया। भैया, क्या आपको याद है हम दिवाली के अगले दिन घर के सारे वर्कर्स के साथ आफ्टर दिवाली पार्टी किया करते थे? और आपको याद है दामिनी भाभी ने इस सब की शुरुआत की थी। तो भैया, क्या हम इस साल भी दामिनी भाभी की याद में, दोबारा से? ठीक है। और हाँ, दामिनी की फोटोग्राफ जहां पे भी थी उसे वहां लगा दीजिए। हे भगवान, अब इस माधव ने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया। अगर ये नॉर्मल जिंदगी में वापस आए तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये सब कुछ उस 2 टके की आराधना की वजह से हो रहा है। मालिक, आपने जो गाड़ी मंगवाई थी वो आ गई है। तो जिसके लिए मंगाई उसे दे दो। ये लो, बच्चे के लिए गाड़ी। मुझे ना लगता है कि बच्चा माँ के पेट के अलावा उसके दिल में भी पलता है। और मुझे हमारा बच्चा मेरे दिल में महसूस हो रहा है। आराधना, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं।
मुझे लगता है इसे प्रेम पसंद आया। तुम एक काम करो, आज से तुम घर के अंदर का काम करना। इस बहाने काम भी हो जाएगा और बच्चा भी तुम्हारे साथ रहेगा। रिश्तेदारी की दुनिया में इन नज़दीकियों को क्या कहते हैं ये तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन इन सबको कैसे समझाऊं? जलेबी दीदी, आज की पार्टी के लिए मैं कैसे बाल बनाऊं? ऐसे? ऐसे नहीं, ऐसे बनाती हूँ। जलेबी दीदी तो बोलो ना, मुझ पर क्या अच्छा अरे लगेगा? जैसे बनाने बना ले, जैसे भी बनाई ना तू वैसी दिखेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चंदा दीदी, अब ये दिवाली के बाद में कौन सी पार्टी हो रही है? अरे तुझे नहीं पता? ये पार्टी हम सब नौकरों के लिए है जो भी इस घर में काम करते हैं। इस पार्टी में हम सबको नए कपड़े मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, होटल का खाना और शाम के बाद हमें कोई काम भी नहीं करना पड़ता। तुझे सुनकर अजीब लग रहा होगा ना, पर इस घर में ऐसा होता है और इसकी शुरुआत हमारी बड़ी मालकिन ने की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिर नौकरों के लिए इतना कौन सोचता है? हमारी मालकिन सोचती थी। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मालिक को जल्द से जल्द हमारी मालकिन जैसी कोई और मिल जाए जो उन्हें खूब खुश रख सके। जितना दिमाग है ना उतना ही सोचा कर तू। हमारी मालकिन जैसी दूसरी कोई नहीं हो सकती, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, समझ गई? अरे छोटी मालकिन, आप यहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद। आराधना, ये तुम्हारे लिए है। तुम अच्छे से तैयार होकर जरूर आना, हाँ? ताकि तुम्हें भी बड़े भैया के हाथों से बाकियों की तरह तोहफा मिल सके। हैप्पी दिवाली मेनका दी। सिंपल। हाउ आर यू? चल। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? एकदम अच्छी हूँ। कल तेरा दिवाली पार्टी में कितना इंतजार किया और तू आई नहीं। ओफो दी, एक तो आपने मुझे अचानक से कॉल कर दिया। तुम्हें कैसे आती भला? मैंने तुझे जिस काम के लिए बुलाया है ना, बस एक बार वो काम हो जाए। और वैसे भी कल तू तो नहीं आई, पर बड़े भैया एक लड़की को जरूर लेकर आए, वो भी बच्चे के साथ। कौन बच्चा? समझाती हूँ, चल। आप ना मेरा बाल मत खराब करो। विनायक साहब जी और उनके सारे ही घर वाले कितने अच्छे हैं ना। और ये साड़ी भी कितनी सुंदर है। तू देख, अगर पापा चाहेंगे ना तो तेरे पापा भी साहब जी जितने ही अच्छे होंगे।
जेठानी जी की फेवरेट साड़ी आराधना को पार्टी में पहनने के लिए दे दी है। सीरियसली। अब देखना ये है कि बड़े भैया जेठानी जी की फेवरेट साड़ी में आराधना को देखकर अगर गुस्से से लाल पीले हुए तो इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं। लेकिन अगर बड़े भैया आराधना को देखकर पागल नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए पागल है। समझी कुछ? आइए भैया, सबको तोहफे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये आराधना अभी तक आई क्यों नहीं? ड्रामा लेट हो रहा है। मुझे इतने सारे कॉल कौन कर रहा है? अरे बहन जी, मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ। हमारे यहाँ के सबसे पुराने सुनार को आपके कंगन के। अरे तुम अभी तक यहीं हो? सारे लोग कब से अंदर जा चुके हैं। तुम बड़े मालिक को इंतजार करवाओगी क्या? चलो जल्दी चलो। दामिनी की साड़ी। और ये तुम्हारे लिए रात। ये मेरी वाइफ की साड़ी है। इसे पहनने की तुमने जुर्रत कैसे की? आज तक मेरे घर के मेंबर्स ने कभी मेरी वाइफ की चीजों को टच करने की जुर्रत नहीं की। और तुम उसकी साड़ी पहन रही हो? क्या सोच के पहना तुमने ये? 2 दिन नहीं हुए तुम्हें यहां आए हुए। क्या तुम भूल गई हो किस काम के लिए यहां पे आई हो? तुम यहां सिर्फ काम करने के लिए आई हो और कुछ नहीं। क्या सोच के तुमने ये सब किया? ये ड्रामा क्यों हो रहा है? मेरी वाइफ की साड़ी क्यों पहनी है तुमने? हाँ, क्या उसकी बराबरी करना चाहती थी तुम? तुम की जगह लेना चाहती थी, उसके जैसे दिखना चाहती थी, उसके जैसा महसूस करना चाहती थी, मुझे कुछ दिखाना चाहती थी। क्या करना चाहती थी तुम? मीठे मुंह 2 बातें कर लो तुम लोगों के साथ, अपनी जगह, अपनी पहचान भूल जाती हो तुम। ये साड़ी किसने दी तुम्हें? बोलो! ये साड़ी मुझे आज मिली थी, पहनने को कहा था। किसने दी ये साड़ी? मैंने। वो सॉरी बड़े भैया,
मुझे लगता है सारे कपड़े मिक्स हो गए हैं। दरअसल जेठानी जी के सारे पुराने कपड़े ड्राई क्लीन होने के लिए दिए थे, तो सर्वेंट्स के साड़ियों के साथ मिक्स हो गए हैं। सॉरी। ये डिम्पल और उसकी चालबाजियां, मुझे पता है इस बेवकूफ ने सब कुछ जानबूझकर ही किया है। अगर मालिक से तिजोरी खुली रह गई तो नौकर को तो समझना चाहिए ना। अगर छोटी भाभी ने गलती से साड़ियां मिला दी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये पहन ले। इसकी हैसियत है क्या ये साड़ी पहनने की? अरे इतनी भोली भी नहीं है ये, इसको ये नहीं पता कि नौकर के कपड़े कौन से होते हैं और मालिक के। मुझे तो लगता है बहुत चालाक है ये, जानबूझ के सब कुछ कर रही है। वो तो मालिक है जो इन्होंने जरा सा रहम दिखा दिया इसको, और पता नहीं खुद को क्या समझने लगी है। ये मैं खुद से नहीं। आराधना, आराधना, मुझे इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हें कोई दोष थोड़ी ना दे रहा है। दरअसल जो कुछ भी हुआ गलत फहमी की वजह से हुआ। देखिए, जो कुछ भी हुआ ना, जैसे मैंने तुमसे बात की वैसे मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी बीवी को गुजरे 1 साल के ऊपर हो चुका है, लेकिन ये बात मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया। शायद कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि वो मेरे करीब नहीं है। जब भी मैं अपनी वाइफ की कोई भी चीज देख लेता हूं, उसकी साड़ी देख लेता हूं, कोई सामान देख लेता हूं, सब यादें वापस आ जाती हैं। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं अपने होश खो बैठता हूं, गुस्से में आ जाता हूं। अब रो मत। आई एम रियली वेरी सॉरी।